स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर चल रहा है, तो इसके अंदर हम हाफ चैप्टर कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है, हमारा टॉपिक है, हमारा लेसन का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भूकंप के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज हम बेटा इसका बचा हुआ पार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पृथ्वी की संरचना। तो देखिए, पृथ्वी की संरचना के अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। यानी कि जो पृथ्वी है, जो जैसे ये गोल पृथ्वी है, ये गोल, तो इसकी जो संरचना है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, तो वो किस प्रकार से, किन किन उससे बना हुआ है, कौन कौन सी परतों से बना हुआ है, तो वो सारी हम बातें इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट लेयर आती है, इसे अलग अलग लेयर्स के अंदर बांटा गया है। तो जो सबसे फर्स्ट लेयर है उसे क्या है, भूपर पट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। फर्स्ट लेयर को भूपर पट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। तो इसके अंदर देखिए, भूपर पट्टी या क्रस्ट में क्या बताया गया है। जो क्रस्ट है बेटा, ये पृथ्वी का सबसे ठोस और सबसे गहरा भाग, सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे जो आउटर जो एरिया होता है वो क्या है, पृथ्वी का, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, वो सबसे ठोस होता है, सबसे बाहर का हिस्सा होता है। यह बहुत ही भंगुर भाग होता है, मतलब इसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति, भंगुर होता है जो बहुत जल्दी टूट जाता है। जैसा हम मिट्टी वगैरह खोदते हैं ना, तो ये क्या बहुत जल्दी टूट जाता है। और जो भूपर पट्टी है, यानी कि जो क्रस्ट है, इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के ऊपर अलग अलग है। महाद्वीपों में भूपर पट्टी जो मोटाई है महाद्वीपों की तुलना में कम है, मतलब महाद्वीपों पे मोटाई ज़्यादा है, महासागरों में कम है। महासागर के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक मोटी है। तो इस प्रकार से दोनों जगह अलग अलग इसकी मोटाई पाई गई है। आगे बेटा, मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। मतलब जो बड़े बड़े पर्वत हैं, जहाँ पर वहाँ पर इसकी मोटाई क्या है, और भी ज़्यादा हो जाती है। जितना बड़ा पर्वत है उसकी मोटाई उतनी ही अधिक हो जाएगी। जो हिमालय पर्वत है उसकी श्रेणियों के नीचे भूपर पट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब ये देखिए, ये इसका डायग्राम दिखाया गया है। तो ये है पृथ्वी का आंतरिक भाग। आंतरिक भाग के अंदर दिखाए गए हैं इसके कौन कौन सी परतें हैं ये। तो देखिए, ये वाली जो परत है वो है सबसे ऊपर वाली, जिसे भूपर पट्टी कहा गया है, ये सबसे ऊपर वाली है। सेकंड है बेटा, जिसे मेंटल कहा गया है, ये मेंटल है। और थर्ड है जिसे क्रोर कहा गया है, ये इंग्लिश में से कोर कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो चुका है। सेकंड आप देखिए, जो सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट में देखिए, सेकंड जो परत है इसे मेंटल का नाम दिया गया है। सेकंड परत मेंटल है। तो भूगर्भ में पट्टी के नीचे का जो भाग है वो मेंटल कहलाता है। यह मोहो अशांतते डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया गया है। मतलब इसकी जो गहराई है अंदर तक कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। जो मेंटल का जो ऊपरी भाग है वह दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर उसे कहा जाता है। इसके ऊपरी भाग को, मतलब इस मेंटल का जो ऊपरी भाग है, एस्थेनो का अर्थ होता है, अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। मतलब इसी एरिया के ऊपर जो लावा आता है वो उसका मेन जो स्रोत है वो यहीं से आता है। और भूपर पट्टी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है मिलकर स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहलाते हैं। भूपर पट्टी और मेंटल हो, यानी कि जैसे यहाँ तक भूपर पट्टी है, ये ऊपर वाला एरिया भूपर पट्टी है और ये वाला एरिया क्या है, मेंटल है। तो इसका जो ये भूपर पट्टी का, तो भूपर पट्टी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, दोनों मिलकर जो ये वाला जो एरिया बच जाता है, ये क्या है, स्थल मंडल या इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और जो ये निचला मेंटल, जो ये वाला जो एरिया बच गया है, निचला मेंटल का जो विस्तार है वो दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ओके बेटा, ये क्या है, इसे मेंटल कहा जाता है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड जो पॉइंट है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रोर कहा जाता है, या इंग्लिश में से कोर कहते हैं। तो इसको देखिए, क्रोर या कोर के बारे में देखिए बेटा। क्रोर या कोर में क्या है, जो सबसे लास्ट जो होती है इसकी परत वो क्या है,
भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड और मेंटल का सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। ये बाह्य क्रोड, इसे आउटर कोर जो तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड, इनर जो कोर है, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो कोर है बेटा, उसको भी दो पार्ट के अंदर बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर है वो तो लिक्विड फॉर्म में है, और जो इनर कोर है वो कैसा है, ठोस अवस्था के अंदर पाया गया है। और जो क्रोड है वो भारी पदार्थों जैसे निकिल और लोहे से मिलकर बना है। इसे नीफे, इस परत को क्या नाम दिया गया, नीफे का नाम दिया गया है। इस परत को नीफे का नाम दिया गया है। इसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। तो इसके अंदर देखिए, इसमें क्या बताया गया है। आप सभी ने क्या बेटा ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे, ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा। तो ज्वालामुखी एक ऐसा स्थान है जहाँ से गैस, राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और वो पृथ्वी के धरातल तक पहुँचती हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखिए ज्वालामुखी कैसे फूटता है। जब पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी, जो इसका आंतरिक भाग है बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके अंदर जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या है, वहाँ से वो एक अंदर से क्या है हलचल होती है, और उस हलचल की वजह से क्या है वो एकदम से जिस एरिया पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है वो एरिया एकदम फट जाता है। जैसे आप कुकर में एग्जाम्पल से बेटा, जैसे हम कुकर में सब्जी बनाते हैं, खाना दाल वगैरह बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले कुकर के अंदर जो मटेरियल है वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म होने के बाद क्या है, फिर वो जैसे जैसे भाप बनती है, गर्म होकर भाप बनती है, तो वो भाप क्या है कुकर के ढक्कन के ऊपर प्रेशर मारती है। तो प्रेशर मारने से क्या है, वो जो सीटी होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, सीटी आती है। सेम ऐसे ही इसी तरीके से हमारी अर्थ में होता है। जब इसके आंतरिक भाग के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो गर्मी की वजह से क्या है, वो जो इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो सारा ऊपर की तरफ झटका मारता है, और झटका मारने की वजह से क्या है, ज्वालामुखी फटता है। उस एरिया में से वो सारा मटेरियल बाहर आ जाता है, जिसमें राख होती है, गैस होती है, तरल चट्टानी पदार्थ होते हैं, लावा, ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तो जो जिस एरिया से है जो पदार्थ, लिक्विड पदार्थ कुछ समय पहले से बाहर आया है या निकल रहा है, मतलब लगातार वहाँ से क्या है मटेरियल का विसर्जन निकल रहा है, तो वहाँ उसको क्या है सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, मतलब जिसमें लगातार जहाँ से ज्वालामुखी फूटता रहता है। और जो तरल चट्टानी पदार्थ है वो दुर्बलता मंडल से निकलकर कहाँ पहुँच जाता है, धरातल पर पृथ्वी के क्रस्ट तक पहुँच जाता है। ठीक है, और जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है तो यह मैग्मा कहलाता है। लेकिन जब यही भाग भूपर पलटी के ऊपर आ जाता है या अर्थ के ऊपर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। मतलब जब यह अर्थ के अंदर होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर आ जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। अब जो धरातल पर पहुँचते हैं उसमें लावा प्रवाह होता है, लावा के जमे हुए टुकड़े होते हैं, उनके मलबा होता है, ज्वालामुखी बम होते हैं, राख होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये सारे मटेरियल्स इसके अंदर मिक्स होकर बाहर निकलते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ गैसें भी होती हैं। गैसों में देखिए बेटा कौन कौन सी आती हैं, इसमें क्लोरीन है, हाइड्रोजन, आर्गन शामिल होती हैं। ये सारी चीज़ें निकल के बाहर ज्वालामुखी से निकल कर बाहर आती हैं, अर्थ के ऊपर आती हैं। अब देखिए बेटा जो ज्वालामुखी है वो कितने प्रकार की होती है। तो ज्वालामुखी में कौन कौन से प्रकार बताएंगे। सबसे फर्स्ट है शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी के अंदर देखिए क्या होता है, इन्हें शील्ड वोल्केनोस कहा जाता है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होती है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। जब ये मतलब उद्गार होता है, जब निकलता है तो उस समय बिल्कुल बहुत तरल होता है, और इसी कारण इन ज्वालामुखी का जो ढाल होता है वो तीव्र नहीं होता है। और इन्हें शील्ड ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। यदि किसी तरह निकास नलिका, ये देखिए बेटा ये शील्ड ज्वालामुखी का ये डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये आकृति बनती है, इसे शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है। यदि किसी तरह जो निकास नलिका है, मतलब जो एक पाइप टाइप का होता है जहाँ से ये सारा मटेरियल बाहर निकलता है, से पानी भीतर चला जाता है, तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो सकता है, मतलब इनका ना विस्फोट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक मतलब क्या है, ज्वालामुखी फूट रहा है लेकिन उसी समय क्या है बारिश आ रही है,
तो जिस पाइप से ज्वालामुखी का मटेरियल बाहर आ रहा है उसी पाइप से अगर पानी अंदर चला जाता है तो क्या जब गर्म और ठंडा एक साथ मिलता है तो क्या उस वहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट भी हो सकता है, मतलब वो एरिया फट भी सकता है, उस जगह की ज़मीन फट सकती है। अन्यथा कम विस्फोटक होना इसकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फवारे के रूप में बाहर आता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फवारे के रूप में जो ज्वालामुखी जो मटेरियल बाहर आता है कौन सी ज्वालामुखी से आता है, तो किससे आता है बेटा, शील्ड ज्वालामुखी से। और निकास पर एक शंकु या कोन बन जाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है, इसे सिंडर शंकु का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, सेकेंड है। नेक्स्ट आता है बेटा मिश्रित ज्वालामुखी। ये तो फर्स्ट था शील्ड ज्वालामुखी, सेकंड आता है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित में देखिए क्या होता है, इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और गाढ़ा या चिपचिपा जो लावा होता है बाहर निकलता है। ये ज्वालामुखी विस्फोटक भीषण विस्फोटक होते हैं। इन ज्वालामुखियों में लावा के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ज्वलन खंड शिम भी होते हैं। पदार्थ और राख भी धरातल पर पहुंचती है, मतलब इसमें छोटे छोटे उसके राख के टुकड़े भी होते हैं और ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं इसके अंदर। और जो ये पदार्थ होता है यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाता है। ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है और जिसके जमाव से मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया बेटा, ये मिश्रित ज्वालामुखी से देखिए इस प्रकार की आकृति बनती है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा ज्वालामुखी कुंड या जिसे कॉलडेरा भी कहा जाता है। थर्ड आता है ज्वालामुखी कुंड। तो इसमें देखिए ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। इनमें इतने अधिक विस्फोट होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तो ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय नीचे ही धंस जाते हैं। मतलब इतना तेज़ी से इसमें विस्फोट होता है कि ऊंचा न उठकर बल्कि वहाँ पर क्या है नीचे की एक गड्ढे की तरह नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए गड्ढे को के मतलब लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं वही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। जैसे बेटा फव्वारे में होता है ना, फव्वारे में क्या है एक बार पानी ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, तो सेम इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, इसमें गड्ढे से बन जाते हैं और एक बार तो वो बाहर ऊपर की तरफ निकलता है लेकिन फिर वापस नीचे आ जाता है। इतना गर्म और इतनी तेज़ विस्फोट होता है कि वहाँ पर क्या है गड्ढे टाइप में बन जाता है। इन गड्ढों को ही क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कुंड का नाम दिया जाता है। इन्हें ज्वालामुखी कुंड के नाम से जाना जाता है, जैसे कॉलडेरा कहते हैं। और इनका यह जो विस्फोटक रूप यह बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले जो मैग्मा के भंडार हैं वो न केवल विशाल हैं बल्कि इनके आसपास ही स्थित होते हैं। और ये जो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें मिश्रित ज्वालामुखी की तरह ही ये प्रतीत देखने मतलब पहाड़ी नुमा ही ये बन जाते हैं। तो इन्हें भी क्या है मिश्रित ज्वालामुखी की तरह ही ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पॉइंट आता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। फोर्थ पॉइंट में बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है। तो इसके अंदर देखिए ये जो ज्वालामुखी होते हैं अत्यधिक तरल लावा निकलते हैं इसके अंदर से और ये बहुत दूर तक बहता हुआ चला जाता है। और संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटा होता है। मतलब इसमें क्या है जो लावा निकलता है वो बहुत बड़े बहुत मतलब काफ़ी दूरी तक वो फैलता चला जाता है। लिक्विड तो होता ही है, काफ़ी दूरी तक फैल जाता है और फैलने के बाद क्या है धीरे धीरे करके क्या है वो ठंडा हो जाता है। और इस प्रकार से जिन पहाड़ों का निर्माण होता है उसे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल किसका आता है बेटा, भारत का दक्कन ट्रैप जिसके अंदर वर्तमान में महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है। और इसके अलावा बृहद बेसाल्ट लावा प्रदेश प्रवाह क्षेत्र भी इसी के अंदर पाया जाता है। अब देखिए बेटा बीच में ये इसमें क्या बताया गया है, ये भूकंप अधिकेंद्र का पता लगाना। तो ये आपको क्या है एक एक्टिविटी बताई गई है कि आप किस प्रकार से भूकंप के अधिकेंद्र का पता लगा सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप यूज़ करके क्या है भूकंप अधिकेंद्र मतलब किस जगह से भूकंप आ रहा है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए अब इसमें क्या बताया गया, ये तो सारे क्या थे जो इसके ज्वालामुखी के प्रकार थे तो सारे वो बताए गए हैं। अब आता है नेक्स्ट मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी ये इसी का पॉइंट है, ये भी इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक मुख्य श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती यानी कि मिड वाले क्षेत्र के अंदर लगातार उद्गार होता रहता है। और इसके बारे में क्या है जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर इसके बारे में डीपली पढ़ा जाएगा।
अब देखिए बेटा, अब आता है ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, यानी कि जो वोल्केनो जब आते हैं तो उनसे कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है। तो एक तो होती है बहिर्वेदी, जो बाहर की तरफ बनती हैं, जिसे जो दिखाई देती हैं। एक होती है बेटा अंतर्वेदी आकृतियाँ, इन्हें अंतर्वेदी या आंतरिक आकृतियाँ भी कहा जाता है। तो आंतरिक आकृतियों के अंदर देखिए कौन कौन से आती हैं। मतलब ज्वालामुखी से जो उद्गार से जो लावा निकलता है, उसके ठंडा होने से क्या बनती है, आग्नेय शैलें बनती हैं। और लावा का जो ये जमाव है या धरातल पर जो पहुंच जाता है, धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल परत में ही हो जाता है। और लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट आता है बेटा ज्वालामुखी शैल, और सेकंड आता है पातालीय शैल। तो ज्वालामुखी शैल और पातालीय शैल। अब देखिए, जब लावा भूपटल के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो अंदर भी बहुत सारी आकृतियाँ बनती हैं, और इन अंदर बनने वाली आकृतियों को क्या कहा जाता है, अंतर्वेदी आकृतियाँ कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा बैथोलिथ। सबसे फर्स्ट जो आकृति बनती है उसे बैथोलिथ कहा जाता है। तो बैथोलिथ के अंदर देखिए क्या होता है, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड होता है। यह एक पातालीय पिंड होता है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 50 से 80 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। इनका जो ऊपरी तल होता है वो विषम होता है और गुंबदकार होता है। इनके किनारे जो होते हैं वो खड़े हुए होते हैं। यह ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर बनता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है बेटा, यूएसए का इदाहो बैथोलिथ जो है वो 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। और कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ है वो इससे भी बड़ा है। तो ये किसके अंदर बताया गया, ये बैथोलिथ जो है उसके अंदर उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, किस प्रकार से बैथोलिथ का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है बेटा लैकोलिथ। लैकोलिथ देखिए, लैकोलिथ में क्या होता है, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर की ओर उठाती है तो वहाँ पर क्या है, गुंबद आकार में क्या है, एक आकृति बन जाती है, जिसे लैकोलिथ कहते हैं। मतलब मंदिर की तरह इसमें एक आकृति बन जाती है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है बेटा, जैसे नीचे से क्या है, यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, ये लगातार, ये एक चट्टान है, यहाँ पर लगातार क्या है, नीचे से प्रेशर पड़ रहा है। तो नीचे से प्रेशर बनने की से क्या है, यहाँ से फूटने की बजाय ये जो ये वाला हिस्सा बेटा, ये इस प्रकार से, ये ऐसे क्या हो जाता है, जो ये इस प्रकार से आकृति बन जाती है, जो ये मतलब गुंबद आकार की एक आकृति बन जाती है इसे। तो इसे क्या, लैकोलिथ का नाम दिया जाता है। जो लैकोलिथ है, जो बैथोलिथ है, बैथोलिथ की आकृति देखिए इस प्रकार से होती है, ये एक बहुत बड़ी सारी एक शैल के रूप में जमा हो जाती है, इसे बैथोलिथ कहा जाता है। और लैकोलिथ क्या है, गुंबद आकार के अंदर एक आकृति बन जाती है। और यह छतरी नुमा आकृति में दिखाई देती है। देखने में क्या लगता है, जो छतरी है। और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। लैकोलिथ जो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप इसे पाया गया है। ठीक है बेटा, ये क्या है, गुंबद के आकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आकृति कौन सी आती है, नेक्स्ट आती है बेटा लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल। लैकोलिथ, फैकोलिथ और सिल, अब इन तीनों के बारे में देखिए, इन तीनों के बारे में आपको बताती हूँ, इनकी आकृति किस प्रकार से बनती है। देखिए लैपोलिथ सुनो पहले कैसी होती है। जब मैग्मा जमकर तश्तरी नुमा आकृति ग्रहण करता है तो उसे लैपोलिथ कहा जाता है। इनका जो जमाव है वो अवतल आकार के छिछले बेसिन में होता है और ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो इनकी आकृति कैसी होती है, तश्तरी, जो एक प्लेट होती है ना, प्लेट जिसमें खाना खाते हैं, उसके आकार में जब ये जम जाते तो उसे क्या कहा जाता है, उसे लैपोलिथ कहा जाता है। देखो मैं लैपोलिथ की आकृति आपको दिखा रही हूँ। लैपोलिथ देखो बेटा इस प्रकार से होती है, ये देखिए, ये ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने अपने हाथ के अंदर, जैसे हम अपने दोनों हाथों को ऐसे करते हैं ना, तो ये प्लेट, ये तश्तरी नुमा एक आकृति बन जाती है, तो उसे लैपोलिथ कहा जाता है। ओके, आगे आती है बेटा फैकोलिथ। फैकोलिथ में देखो मोड़ की अपनति और भिन्नति में लावा के जमाव के कारण इनका निर्माण होता है। इनकी आकृति तरंगों या लहरों की तरह होती है। जो फैकोलिथ होती है बेटा वो किस मतलब लहरदार या परतदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नलिका से मैग्मा खंडों से जुड़ी होती हैं, इन्हें ही फैकोलिथ कहा जाता है। देखिए अब इनकी आकृति ध्यान से देखो बेटा, इनकी आकृति किस प्रकार से होती है। जो फैकोलिथ है उनकी आकृति देखिए किस प्रकार की होती है। तो फैकोलिथ में देखिए, जैसे देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से ये लहराती हुई ये देखिए बेटा, ये इस प्रकार से इनकी आकृति होती है।
मतलब लहराती हुई जो चट्टानें बन जाती हैं। ये देखिए, एक ये बन गई, एक ये, इस प्रकार से कंघी, जैसे कंघा होता है ना, कंघे की आकृति बन जाती है, वो क्या कहलाती है, वो फैकोलिथ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा थर्ड, इसके अंदर ही थर्ड है सिल। सिल की आकृति देखिए किस प्रकार से होती है। सिल क्या होता है, जब कभी कभी धरातल पहुंचने के प्रयास में जो मैग्मा चट्टानों, कभी कभी धरातल पर पहुंचने के प्रयास में मैग्मा चट्टानों की परतों के अंदर घुसकर एक पतली परत के रूप में जो जम जाता है, तो यह भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है। इसकी जो मोटाई होती है वो 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में अनेक सिल पाए जाते हैं। तो देखिए सिल जो है, सिल की आकृति बेटा देखिए किस प्रकार से होती है। देखिए जो सिल होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये एक सिल की आकृति मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए ये सिल, तो जो ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, ये वाला जो एरिया वो सिल, मतलब एक सिल्ला जैसी जो एक आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, वो सिल कहलाती है। ठीक है, आगे आता है बेटा डाइक। डाइक में देखिए नेक्स्ट है डाइक। डाइक में क्या होता है, जब मैग्मा किसी कठोर ऊंची लंबवत दीवार के रूप में जम जाता है तो वो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक प्रकार की डाइक दिखाई देती हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, लंबवत रूप में, एक दीवार के रूप में, देखिए मैंने आपको अभी बताया था ये क्या था, सिल था। इसे क्या नाम दिया था बेटा, सिल। ये SILL सिल है, जो ये लेटी हुई चट्टान के रूप में होता है। और इसी में देखिए लंबवत, ये जो खड़ी दीवार के रूप में बन गई है, ये क्या कहलाती है, ये डाइक कहलाती है। ये क्या कहलाती है, डाइक कहलाती है। समझ में आ गया, मतलब ये दोनों बिल्कुल साथ साथ बनती हैं। तो जो लेटी हुई आकृति होती है वो सिल कहलाती है, जो खड़ी हुई आकृति होती है वो डाइक कहलाती है। ओके बेटा, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे आपको डिस्कस किए। किस प्रकार से ज्वालामुखी आते हैं, किन किन आकृतियों को ज्वालामुखियों द्वारा निर्माण होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस की हैं। आई होप बेटा आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।